दोस्तों आज हमारे साथ हैं राजेश चौहान जी, ग्राम बाडो से हैं और आप नवक्रांति में प्रदेश सचिव हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस टाइम पे दोस्तों बैराट खाई में हैं, जो राजेश जी का घर ही कह लो, घर के पास ही हैं। तो बैराट खाई में हम आ रखे थे, राजेश जी से मुलाकात हुई तो सोचा आज कुछ बातें हो जाए राजेश जी क्षेत्र के बारे में, और जो नवक्रांति का प्रदेश सचिव है नवक्रांति के बारे में बात करना चाहूँगा। क्या है नवक्रांति, क्या मोटिव है नवक्रांति का क्षेत्र के प्रति? रावत जी देखिए, नवक्रांति की जब शुरुआती दौर था तो एक विचार हम लोगों के अंदर आया। मैं तो बल्कि अभी पिछले 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई 2016 के अंदर, तो उत्तराखंड राज्य की जो परिस्थितियाँ हम लोगों ने देखी या संस्थापक लोगों ने देखी कि समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ों में मतभेद हैं, और चाहे वो हम लोग कहें कि धार्मिक जातिगत रूप में है या व्यवस्थाओं की बात करें कि ऊपर नीचे उत्तराखंड के ऊपर में जो कमियां हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए, जो भ्रष्टाचार लिप्त है उसे कैसे दूर किया जाए, उसकी पहल के लिए इसका नवक्रांति स्वराज मोर्चा का गठन किया गया था। अच्छा, उसके लिए बिल्कुल। प्रदेश की आपने प्रदेश की बात करी, आज जो है प्रदेश स्तर पर है नवक्रांति का। वो शुरुआती दौर कहीं ना कहीं जो है जिला देहरादून जौनसार बावर की मैं बात करूँगा, वहाँ से किस प्रकार से हुई, क्या लगा आपको कि यार यहाँ पे ऐसा बदलाव होना चाहिए? देखिए, दोनों तरह के पहलुओं में यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ की संस्कृति की बात करें और यहाँ के समाज की बात करें तो जातिगत जो मतभेद हैं वो एक अहम पहलू है यहाँ का, और हम समझते हैं कि वो एकदम से बदलाव नहीं लाया जा सकता। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें आज से बदली। अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए आज से 20, 25, 30 साल पहले चले जाएं तो बहुत ज़्यादा गैप था जातिगत रूप से, कि लोग जो जातिगत मतभेद है उसमें एक पक्ष वो था जो जहाँ बैठा रहता है, दूसरा पक्ष वहाँ आ भी नहीं सकता था। ये हम लोग यहाँ की परिस्थितियाँ थी। आज की डेट में जब लोग जागरूक हुए, एक दूसरे को समझने लगे हैं, तो आज हम लोग देखते हैं कि चाहे वो ब्राह्मण पक्ष देख लें हम, चाहे ठाकुर देख लें या फिर अन्य हम बात कर रहे हैं, तो तमाम वर्ग आज साथ में उठना बैठना हम लोगों का जो है बहुत हद तक अच्छा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से लोग जागरूक होंगे तो एक दिन वो होगा जब हम लोग जो समानता की बात करते हैं वो भी ज़रूर होगी। आपने जातिवाद की बात करी है, नवक्रांति का मुद्दा जातिवाद था या जो है क्षेत्र की अन्य और कुछ समस्याएं थी? देखिए, मैंने कहा एक पक्ष की मैंने बात कर दी, दूसरा पक्ष ये है कि राजनीतिक विकास जिसे हम कह सकते हैं कि राजनीति के तहत जो विकास होना है क्षेत्र के अंदर, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, रोजगार की बात है, जो सुविधाएं जिसके लिए उत्तराखंड बनाया था। अब हम जब उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो एक कॉन्सेप्ट था कि पहाड़ों का विकास तब होगा जब उत्तराखंड एक अलग तरीके से एक अलग राज्य के रूप में आएगा। और उस विकास का मतलब ये था कि पहाड़ के हर कोने तक सड़क पहुंचेगी, स्कूल पहुंचेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर सोच समझ को रख के नवक्रांति का गठन हुआ था। अच्छा, मतलब सभी शिक्षा स्वास्थ्य की आपने बात करी। वापिस मैं आऊँगा मूल चक्राता विधानसभा की बात मैं करूँगा। यहाँ पे क्या लगा आपको, किस तरीके से जो है यहाँ पे समस्याएं हैं, और जो है एक पक्ष बोल रहा है कि विकास नहीं, दूसरा बोल रहा है बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। आपका क्या नज़रिया था इस पे देखने का? देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि ज़रूरत जितनी जिसने किसी ने कहा कि हमें यहाँ पे ये ज़रूरत है, उतना विकास कुछ हद तक आया है। जनप्रतिनिधियों ने भी, अगर मैंने कहा कि बैराट खाई के अंदर एक किसी भी स्कूल या किसी भी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जब उन्होंने डिमांड करी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब कुछ हद तक कहा कि हाँ भाई ये नहीं तो ये सही, आप अल्टरनेटिव वे में रखो। लेकिन जो प्रतिनिधि इतने समय से चुने जा रहे हैं उनका अपना एक, जो हम कह सकते हैं कि अपना एक कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का, वो नहीं यहाँ दिखा है। ये हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वो जो है कि आपका कहने का मतलब है कि जनप्रतिनिधि खुद आए और देखे समस्याओं को, जैसे क्षेत्र भ्रमण होता है और उसको जो आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे क्या है कि जैसा देखा गया है कि
जो कुछ एक तबका ऐसा है कि जो समस्याओं को लेके जो है बड़ा उतावला रहता है कि यार यहाँ पे अगर जो है रोड बननी है तो इसके एप्लीकेशन मैं ले जाऊँ और इसे मैं जो स्वीकृत करा के लाऊं। तो नेताओं को आने की क्या ज़रूरत है? उनके पास है ऐसे लोग कि मतलब ठीक है जो है क्षेत्र की समस्या लेके आते हैं और उसको जो है रोजगार स्वरूप जो है वो काम करते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ? राव जी देखिए, ये रोज़गार वाला पहलू थोड़ा सा मैं भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है मुझे कि जब व्यवस्थाओं की बात आती है, अगर कोई रोड बननी है तो रोड सार्वजनिक हित के लिए बननी होती है। और मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि जो प्रतिनिधि यहाँ पे, वो चाहे आप पंचायत स्तर की बात करें, शुरुआत वही करेगा कि वो आगे जाके अगले जो प्रतिनिधि हैं उनके पास पहुँचाएगा। ये एक सिस्टमेटिकली तरीका है कि आप कैसे ऊपर जाते हैं डिमांड को लेकर। लेकिन जो आपने कहा रोज़गार से लेकर, जब इसमें रोज़गार वो वाले परिवेश में देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बातें, कमीशन खोरी है, आपकी ठेकेदारों की घपलाखोरी आप देख लीजिए, वो तमाम सारी चीज़ें जब इसमें आती है तो कहीं ना कहीं जिस हद तक हमें कोई चीज़ चाहिए होती है अच्छी मात्रा में, वो नहीं मिल पाता है यहाँ पे। वो नहीं मिल मतलब अगर गुणवत्ता की आप बात करेंगे, ठीक है, करवा के तो ले आए हैं, ठीक है, जो नेताजी ने करवाया है उनका सहयोग रहा है, उनका कहीं ना कहीं अनुमोदन रहा है, उन्होंने जो किया है वो है। लेकिन गुणवत्ता की बात करेंगे तो क्षेत्र के लोगों का काम है, इसमें नेताजी कहाँ से आ गए? मतलब जो जनप्रतिनिधि है उनका कहाँ पे बात आ गई? ठीक है, रोड जो है बाडों के लिए रोड बन रही है तो वहाँ के स्थानीय लोग देखें इसकी क्या गुणवत्ता है, क्या वो है, उसकी कंप्लेंट करें। बिल्कुल, देखिए अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कुछ हद तक तो आज कहा जा सकता है कि लोग थोड़े से जागरूक हुए हैं। अच्छा, समझ रखते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। आज से थोड़ा पीछे चले जाएं तो लोगों के लिए व्यवस्थाएं आ जाए, वही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अगर वास्तव में हम देखें लोकतंत्र के अंदर, तो जनता जब उसे चुनती है तो वो देखती है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, हमारे क्षेत्र के लिए जो व्यवस्थाएँ आएगी वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए वो जनप्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब प्रायोरिटी में तो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो गांव का प्रधान ही हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, वो प्राथमिकता से इन सब चीज़ों के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर वो लोग ही निष्क्रिय हों या वो लोग अपना इसमें रोज़गार ढूंढें तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि वो गुणवत्ता कैसे आएगी। तो रोज़गार मिल रहा होगा तभी तो जो है बने आज जा रहे हैं, बिल्कुल जनता जो है उनको सपोर्ट कर रही है, बना रही है, प्रतिनिधित्व दे रही है कहीं ना कहीं। देखिए वो कैसे लोग हैं, मतलब या तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जो है मतलब जो थर्ड फ्रंट की बात कह लो मैं, वो नहीं समझा पा रहा है। थर्ड फ्रंट तो अभी आया ही कहाँ है, जो मतलब मैं कहूँगा कि अभी फ्रंट में नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर काम कर रहा है। बैकडोर काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा बिल्कुल। हाँ चलो ये तो माना। तो बैकडोर में है, काम कर रहे हैं, और उसका मैं ये कह सकता हूँ कि उसका हिस्सा हम लोग भी हैं। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में जो राजनीतिक समझ हम कह सकते हैं, देखिए हर पहलू की अपनी अलग एक समझ होता है, दायरा होता है, अपने सिद्धांत होता है। यहाँ के लोगों के अंदर मैं अभी भी कह सकता हूँ वो राजनीति भी करते होंगे, वो राजनीति के अंदर प्रतिभाग भी करते होंगे, लेकिन राजनीतिक समझ बहुत कम, 1% है, बहुत कम प्रतिशतता वाले लोग हैं जो इसको समझ पा रहे हैं कि जब आप राजनीति करते हैं तो आपको अपने भावनाओं को एक किनारे रखना पड़ता है, अपने रिश्ते नातों को अलग रखना पड़ता है। जब कोई 2 दावेदार या 3 दावेदार प्रत्याशी जितने भी आते हैं तो राजनीतिक रूप से तो आप ये अगर समझ अच्छी हो तो आप देखते हो कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके काम के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके एजेंडे क्या हैं। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप चुनाव लड़िए तो पहले ये देखते हैं कि वो उसका रिश्तेदार है, होता है वो, फिर कांग्रेस बीजेपी भी थोड़ा सा छोटे वाले स्तर पे बात कर रहा हूँ, पंचायती और इस पर, तो देखते हैं कि ये रिश्तेदार है जी, इसको तो करना है मैंने। एक ये वाला पहलू है। दूसरा भावनात्मक रूप से जोड़ दिया जाता है। ये लेक ऑफ मैं कहता हूँ अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है राजनीतिक, तो हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल जागरूकता नहीं है यहाँ पे। रोजगार से मैं बात करूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे खेती किसानी भी कर रहा है जो यहाँ का स्थानीय नागरिक है, काश्तकार भी है, बिल्कुल। और एक तबका ऐसा है जो विकास नगरी की तरफ पलायन कर चुका है। पलायन नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ पे अस्थायी पलायन लोगों ने क्या कहा है, लोगों ने यहाँ पे पलायन की 2 पक्षों में बांट दिया इसको। क्षेत्र वाले कहते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं कि जो चले गए वो पलायन है, जो जा रखे हैं बोले हम पलायन नहीं कर रहे, हमने प्रवास किया है।
तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी है सही में कि भाई गांव भी नहीं छोड़े, लेकिन जो है नौकरी पेशे के लिए बाहर जाना पड़ता है और वहाँ रुकना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, जैसा हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, वो पलायन है या प्रवास है, किस तरीके का, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? देखिए, पलायन तो असल परिभाषित रूप से हम लोग कहें तो पलायन वो है जब कोई किसी क्षेत्र से जाता है तो वहाँ वापस वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं आ रहा है, तो एक पलायन का हिस्सा है जी। हमारे यहाँ जो पलायन है वो अस्थाई है। वो आज भी अपने त्योहारों के अंदर या समय समय पर वो गांव की ओर आ रहा है। वहाँ अगर गया है तो देखिए उसके पीछे जो हम समझ पा रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ व्यवस्थाओं का अभाव है। अगर मैं कहूँ मोटे तौर पे जो मोटा हिस्सा यहाँ से आज प्रवास जो लोग कह रहे हैं प्रवास करके गए हैं विकासनगर देहरादून, वो लोग इसलिए गए हैं कि उन्हें पता है कि मेरे जो बच्चे हैं मुझे उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है। आज की डेट में अच्छे स्कूल कौन से हैं? प्राइवेट स्कूल जो चकाचौंध की हम बात कर लें, उन्हें आपने स्कूलों में पढ़ाना है। स्वास्थ्य की जो हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों की आप चुनिंदा हैं और जो हैं उनकी स्थिति क्या है हम जानते हैं। तो पलायन यहाँ से या प्रवास जो यहाँ से हो रहा है मुख्यतः यहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी मूलभूत जिसे हम बोल सकते हैं जीने के लिए, आप शिक्षा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार तो रहता ही है, पर रोजगार भी हम तब कह सकते हैं जब यहाँ पे लोग रहेगा तो रोजगार के संसाधनों की ओर जाएगा। सर रोजगार की मैं बात करूँ, रोजगार तो आज से पहले भी लोग बाग यहाँ जब से जो है संयुक्त परिवार आज भी हैं, कल भी थे, लेकिन कल बड़ी तादाद में थे, इकट्ठे रहते थे लोग बाग, आज कहीं ना कहीं एकल परिवार में परिवर्तित हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर तो रोजगार बहुत पहले से है, कृषि है यहाँ पे रोजगार, और बागवानी जो है हम अभी बुल्हाड़ की तरफ थे तो वहाँ 60 के दशक में बगीचे लगे हुए हैं, और चलो 60 के दशक में उन्होंने लगा जो थोड़ा जागरूक थे या जा सकते थे, फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, लेकिन वहाँ के जो लोग थे 70-80 के दशकों में काफ़ी बगीचे लगे हुए और बागवानी कर रहे हैं वहाँ पे लोग, अच्छी खासी बागवानी कर रहे हैं, नॉलेज भी है। जिस तरीके से बातचीत हुई है, क्या वो एक क्षेत्र जो है वो रोजगार आधुनिक तरीके से कर रहा है, आधुनिक बागवानी कर रहा है, कृषि कर रहा है, क्या यहाँ पे नहीं कर सकता ऐसा? देखिए, ऐसा तो नहीं कि नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पर यहाँ का जो हम लोग अभी तक समझ पा रहे हैं, यहाँ जो शहर के निकटतम वाले लोग हैं, जो गांव का ये एरिया है, इन लोगों ने अभी प्राथमिकता दी कि भाई हम लोग शहर के और फैक्ट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे अच्छे स्कूल, और अगर हम बात करें कि हम दिल्ली बॉम्बे जाना चाह रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो जाती है सोचने के लिए, लेकिन विकासनगर हमारे नज़दीक है तो उनके लिए बड़ा आसान सा लगता है कि हाँ विकासनगर में हम, उससे क्या है आप घर के टच में भी हैं। आपको आज भी जो लोग पलायन आप प्रवास कह लो तो जो हुए हैं अभी भी वहाँ ज़रूरत की जो सामग्रियाँ घर से आ रही हैं अधिकांश लोगों को, मतलब ऊपर से नीचे को आ रही है, ऊपर से नीचे को आ रही है। तो फिजिकली वर्क तो है यहाँ भी करना पड़ रहा था, बिल्कुल ठीक है, फिजिकली आपने कहा कि फैक्ट्री है या किसी और के यहाँ काम करना है, 7-8 घंटे की नौकरी वहाँ भी है, तो फिजिकल तो यहाँ पर भी वहाँ पर भी है। क्या मानसिकता है, मतलब क्या नीचे ही जाना है? अगर आपने शिक्षा की बात करी, वेल एजुकेटेड टीचर हैं, LT पास करके आ रखे हैं, हर जो है सरकार के जो नॉर्म्स है वो क्लियर करके टेस्ट फाइट करके आ रखे हैं, तो वो अच्छे खासे टीचर हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे आपने बोला जो वो चकाचौंध प्राइवेट स्कूल की है, तो यहाँ पे पढ़ाना चाहिए था ना। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल सरकार की नीतियों के ऊपर खड़ा होता है। कैसे? एक उदाहरण दिया जाता है कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में अगर चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाके ये कहते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट कर दो, कुछ ये कभी नहीं कहते कि इस पार्ट को ही काट दो। तो सरकारी तंत्र के अंदर जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो सरकारी स्कूल अस्पताल की हम बात करें, सरकार के अंदर जब ऐसे लोग आए जिनकी मौका परस्ती, जिनका निजी स्वार्थ बहुत बड़ा था, उन लोगों ने ये प्राइवेट को ऊपर ले जाने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं में कटौती करने का काम किया। आज की डेट में नीतियों पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री या उससे जुड़े शिक्षा से जुड़े शिक्षक लोगों के बच्चे जब सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक आम आदमी, जिसका मैं कह रहा हूँ यहाँ के लोगों का तो उतना समझ का दायरा भी नहीं, जब वो लोग इस बात पे आते हैं तो वो समझते हैं कि जब उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि वो सरकारी तंत्र को मजबूत करने की जगह अपने निजी स्वार्थों के लिए अपने निजी स्कूल और अस्पतालों को वो लोग
तवज्जो दे रहे हैं। तवज्जो दे रही है। ये बिल्कुल, तो जो है समूचा आपने शिक्षा विभाग की बात करी और बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की बात करी। चकराता विधानसभा पे आऊँगा दोबारा, बिल्कुल, क्योंकि बात जो है घर से शुरू करनी चाहिए बिल्कुल, और अपने घर को पहले समझना चाहिए, वहाँ की क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, युवाओं की बात करूँगा मैं यहाँ पे। बिल्कुल, युवाओं का जो नज़रिया है इस टाइम पे वर्तमान पे, आपने बोला कि थर्ड फेज़ भी कहीं न कहीं आ गया है। बिल्कुल, नवक्रांति की बात करूँगा मैं, क्योंकि लोग बाग देख रहे हैं, अगर कुछ जो है सामाजिक कार्य की बात करते हैं, कुछ बिल्कुल, आप लोगों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं करते लोग हैं। बाग, और होना भी चाहिए अगर आप बिल्कुल, लोग काम कर रहे हैं इस बिल्कुल। विषय में। युवाओं का नज़रिया क्या देखते हैं आप क्षेत्र में? देखिए, युवाओं के अंदर भी एक तबका तो ऐसा है जो आज समझ रहा है कि यहाँ की राजनीति में अल्टरनेटिव, या मैं कहूँ तीसरा विकल्प आज आना ज़रूरी है। वो चाहता है, युवाओं की आप अभी बात करें तो युवाओं पे ही बात करते हैं। वो चाहता है कोई फेस आए जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं, ज़रूरतों पे बात करे, यहाँ के डेवलपमेंट पे बात करे, यहाँ पे रोज़गार की बात करे, ताकि जो बेरोज़गारी आज छाई है पूरे प्रदेश या देश के अंदर, वो कम से कम अपने क्षेत्र में रहकर रोज़गार के तहत उन चीज़ों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। ये युवाओं का मैं समझता हूँ कि है ऐसा तबका जो समझने की क्षमता रखता है कि हाँ, बदलाव ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पे जो युवा है, जी, कुछ प्रतिशत, जी। वो राजनीति से प्रेरित है? देखिए, कह सकते हैं पहचान की राजनीति आज के दौर में इतनी हावी हुई है कि जब हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं कि अगर आम आदमी जब देखता है कि रोज़ यहाँ होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये व्यक्ति इसमें रोज़ दिखता है, तो एक पहचान की जो राजनीति हम बात कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर वो चाहता है कि आने वाले समय में मेरा भी यहाँ एक फ़ोटो हो, मेरा भी ये नाम हो। हम अभी बात नहीं कर रहे हैं कि उसकी राजनीतिक समझ क्या है, उसके एजेंडे क्या हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित तो हुआ है। देखिए, बहुत हद तक प्रभावित हुआ है और इसलिए वो लोग भागीदारी भी कर रहे हैं छोटे-छोटे स्तर पर। ये भी है एक पहलू। मतलब पहचान की राजनीति। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब इस टाइम पे जो है जो सोशल मीडिया है वो मतलब सरल माध्यम बन गया पहचान राजनीति का। सरल क्या रावत जी, ये तो बहुत ज़्यादा सरल माध्यम हो गया है। जो लोग शायद ही, मैं कह रहा हूँ कि आप छोटी से छोटी इकाई आप अगर कह रहे हैं कि ब्लॉक के अंदर तक कभी आया नहीं होगा, या फिर मैं क्षेत्र में बात करूँ अपने ग्राम सभा के अंदर उसको क्या डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर कभी बात नहीं करी होगी, वो एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखता है या दूसरों ने जो काम किया उसके ऊपर लांछन लगाने की या उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करता है और फिर अपने आप को दिखाता है कि मैं कितना ज़्यादा इस चीज़ को बृहद तौर पे सोच सकता हूँ या देख सकता हूँ। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है वास्तव में, जो अपने आप को लोग जो हैं, बहुत सारे लोग उससे प्रेरित होके, या मैं कहूँ कि उसके माध्यम से अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भी है एक पार्ट। आप सोशल मीडिया पर रहते नहीं है, देखते ज़्यादा हैं। बिल्कुल। मैं देखा आप रहते नहीं हैं, लेकिन आप वॉच करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ट्रेंड चल पड़ा है, बिल्कुल, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुपों में नहीं, अब तो फेसबुक पे भी आ गया है। बिल्कुल, जन्मदिन मुबारक हो, बिल्कुल, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको आप पहचानते नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके पार्टी में वो जो है थोड़ा शीर्ष पायदान पर है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निजी तौर पे मेरे से पूछ रहे हैं रावत जी आप तो मतलब नज़रिया कह रहा हूँ हाँ, मैं, क्योंकि जो दिख रही है कम से कम उस पे आपका विचार जानने के प्रयास कर रहा हूँ। रावत जी, आम तौर पे देखिए, मेरा अपना नज़रिया तो ये है कि ठीक है, ये लोगों ने अपने आप को दूसरे की नज़रों में एक, जो हम कहते हैं कि पॉइंट्स बढ़ाने वाली बात, अच्छा, वो कह सकते हैं कि पॉइंट्स बढ़ाने के लिए वो जो बड़े लेख लिखे जाते हैं कि हाँ ठीक है, इससे मुझसे भी अगली बार जब मैं मुलाकात करूं तो जानेंगे कि हाँ ये वो भाई थे हमारे, इन्होंने इतना बड़ा मेरे लिए पोस्ट लिखा था। यस, एग्जैक्टली। मतलब मेरी ये समझ है, हालांकि मैं इस रूप में कभी नहीं आंकता हूँ, मैं खुद भी मतलब रहता हूँ सोशल मीडिया, कम रहता हूँ ना, इस तरह की कभी पोस्टें करता हूँ। हाँ ठीक है, जानते हैं नहीं, लोगों को मैंने अधिकतर हाँ, देखा, अपना जन्मदिन नहीं पता, लेकिन मुझे आपका पता है। एग्जैक्टली, या नोटिफिकेशन आई तो वो अंबार लग जाते हैं। अगर आपको कुछ जो है नवक्रांति ने आज सचिव से जो है उपाध्यक्ष बना दिया, सबसे पहले खुशी मेरे को हो रही है, हाँ बिल्कुल, जबकि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो वो एक तरीका है शायद कि हाँ, मैं दूसरे के सामने कैसे आऊँगा, तो वो बड़े विचार लिखते हैं उसके बारे में। असल में चाहे उसको भी हम नहीं जानते होंगे कि वास्तव में ये क्या व्यक्तित्व है इसका, क्या इसका चरित्र है और किस तरीके का इसका काम करने के तरीके तो हैं। इसके माध्यम से हम किसी सही आदमी को प्रमोट कर रहे हैं, गलत आदमी को? देखिए, पहलू दोनों हैं, दोनों कैसे? दोनों पहलू हैं, पर
मेरे हिसाब से गलत ज़्यादा मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं और उस व्यक्तित्व के बारे में हम बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ लिख दे रहे हैं, हमें नहीं पता असल व्यक्तित्व उसका क्या है या सोशल मीडिया के बाहर वो क्या है असल में, तो उसके बारे में अगर इतना कुछ लिख रहे हैं तो उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं कि आप और बड़े हो जाइए। तो वो एक मेरे हिसाब से बहुत हद तक वो गलत भी है। मतलब वो गुणगान करना गलत है। हाँ बिल्कुल, गुणगान करना बिल्कुल मेरी नज़रों में तो निजी तौर पे कहूँगा कि बहुत गलत है। जिसे आप जानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, जिनकी कार्यशैली से आप अवगत हैं, उनके लिए लिखना वो लाजमी है। अच्छा, बिल्कुल वो जॉब है मतलब नहीं लाजमी मतलब का उनके नहीं, उसमें में तो मैं भी नहीं कहूँगा। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लिखते हैं कि अगर आप लिख रहे हैं और किसी के व्यक्तित्व को जानते हैं और फिर लिख रहे हैं तो एक तरीके से वो बहुत हद तक ठीक है। हालांकि लोगों के पास इतना कैसे समय मिल जाता है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। बड़ी मतलब जो है कठिन व्याकरण लिखते हैं उस पे। हाँ बहुत जो शब्दावली होती है उसके लिए तो आपको मतलब कुछ शब्द ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम ये लेखनी तो कम से लेखनी में सुधार तो आया है। हाँ चलिए भी है। एक चीज़ और ये बात कहूँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की, चलो ये तो पूरे देश की हालत ख़राब है, चलो हमारे यहाँ चलो नहीं कहेंगे, सुधार करेंगे इस पे, लेकिन इसके बावजूद भी क्या मुद्दे हैं और जिस पे बातचीत हो सकती है? देखिए कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, चलो हम ये भी नहीं मानते, पेयजल भी नहीं मानते, इसके अलावा क्या समस्या है जो समाज के अंदर जो लोग कहीं ना कहीं जो है मतलब उसको महसूस कर रहे हैं, क्या हो सकता, क्या है ऐसे? देखिए राजनीतिक तौर को हम अगर साइड रखें, सामाजिक पक्ष की हम सामाजिक पक्ष की बात कीजिए, तो आज भी समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ आज भी लिप्त हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम अगर उसके अंदर कुरीतियों के अंदर बात करें तो ये जो असमानता है, जातिगत असमानता कुरीति का हिस्सा है। हम जानते हैं एकदम से नहीं बदलाव आते हैं, आज़ादी को आने में सैकड़ों साल लग गए थे, तो ये व्यवस्थाएं भी ऐसी ही सुधरती हैं, पर कम से कम आज उस पर बात हो रही है, वो एक अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। जब तक हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग समझते हैं कि अगले स्टेप पे हमारे लिए पहुंचना मुश्किल होगा थोड़ा सा। अच्छा बिल्कुल। एक चीज़ और इसमें यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कि किस चीज़ पे मोल भाव हो रहा है, क्या हो रहा है, पर्यटक वैली जो है उभर के आ रही है, चक्राता के नाम लेंगे, मतलब तमाम अगर मैं 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रूट की बात करूँ, कालसी चक्राता या मसूरी वाले, इस पर नई चीज़ आ गई है प्रॉपर्टी डीलिंग घुस गई यहाँ पे, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स घुस गए और बहुत सारे बाहर के लोग आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं हमें अभी समझ नहीं, हम चाहते थे यार ये एसटी हट जाए तो काश हमारे भी जो है दाम लगते। वो टाइम आ गया है, एसटी हटानी है लेकिन वो समय आ गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ही सही है कितना गलत है? देखिए अगर आप देश के स्तर पर समझ के बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो, हमारे भी तो लोग हैं जो बाहर जाते हैं और बाहर व्यवसाय करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ये है। लेकिन जब तक हम लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो जनजातीय क्षेत्र घोषित हुआ है, जब तक इसको आप ये नहीं हटेगा, जब तक यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं होगी जो आपकी शहर के अंदर है, जो व्यवस्थित है, तब तक आप जो नीतियाँ यहाँ के लिए बनी हैं, जो सरकार ने यहाँ के लिए एक विशेष नीतियाँ जो और विशेष जो प्रावधान रखे हैं, उस पर छेड़छाड़ करना मुझे लगता है अभी सही नहीं होगा। चलो उस पर छेड़छाड़ हो गई, बिल्कुल, अब क्या परेशानी आ सकती है मतलब भविष्य को देखते हुए? देखिए भविष्य को देखते हुए हम कह सकते हैं जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, करोड़पति अरबपति लोग यहाँ पर अपने करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्होंने लीज़ के रूप में कह सकते हैं, एक तरीके से लीज़ वो वर्ग दे रहा है जो असहाय है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मोटे मोटे तौर पे हम देखें मोस्टली वो लोग दे रहे हैं आज की डेट में। उनके पास अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए इनकम का अभाव है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो जो लोग अब करोड़ों अरबों की संपत्ति लेकर वो लोग कर रहे हैं इस पर कंस्ट्रक्शन, एक समस्या अगर सामाजिक तौर पर हम देखें, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो संगठन समझ पाता है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर भविष्य में वो लोग इलीगल गतिविधियाँ वहाँ होती है कुछ भी, तो इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के अंदर वहाँ तो उसके निजी प्रॉपर्टी पे आप जा भी नहीं सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जिसको देखते हुए जो समाज हितैषी लोग हैं या क्षेत्र हितैषी लोग हैं, वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये जो चीज़ें चल रही है नहीं होनी चाहिए।
चलो ठीक है, वो तो अपने प्रॉपर्टी के अंदर कर रहा है। मान लो मैंने जो है 100 कमरों का एक होटल बना लिया है, मेरे उसमें जो है वैसे इलीगल काम नहीं होने चाहिए, नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ठीक है, कैंपस के अंदर हो रहा है, उसमें बाहर के लोगों को समस्या क्या है? देखिए समाज में, मतलब सामाजिक लोगों को क्या समस्या है इसमें? देखिए, एक कहावत है कि जब कहीं आग लगती है, चिंगारी कहीं उठती है, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो एक पेड़ जलाएगा, एक छोटा सा पौधा जलाएगा, वो चिंगारी पूरे जंगल को तहस नहस करती है। तो समय रहते अगर उस पर हम काम कर लें, उसे बुझा दें, तो वो ठीक है। तो समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, तो हम लोग अगर आज इस पर ठीक है, कहीं ना कहीं अगर इस बात की बात हो रही है, तो 19-20 जो चीज़ें होने वाली उसके लिए वो लोग भी सतर्क रहेंगे जो यहाँ पे आज आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि गलत गतिविधियाँ यहाँ ना हो। अन्यथा सामाजिक लोग अवेयर हैं, वो उस पर प्रश्न भी खड़ा करेंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जो बाहर के लोग इन्वेस्टर्स आए, उन्हें नहीं पता था कि जो है बैराट खाई में कहाँ पे जगह है, कहाँ हमारे लोगों ने दिखाई है, वो जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे तो निवेदन ये करूँगा कि क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में हो सके तो अगर क्षेत्रीय लोग वहाँ पे इन्वेस्टर आप ला रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्षेत्र के व्यक्ति जानता है कि क्षेत्र में क्या कल्चर है यहाँ का, क्या यहाँ की संस्कृति है, किस तरीके से यहाँ चाल चलन है, यहाँ का प्रचलन है। तो अगर वो लोग इन्वेस्टर के तौर पे आएंगे तो शायद वो ज़्यादा समझ पाएंगे यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उस पर वो ज़्यादा अधिक मात्रा में ध्यान देके वो लोग उस तरीके से यहाँ इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे। इसमें कुछ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता कहूँगा मैं, चेतन चौहान जी हो गए और लोग भी जो होंगे जो इस पे नज़रें रखे हुए हैं, जो इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को इस पे कुछ नज़रिया रखना चाहिए अपना यहाँ। देखिए, ये तो ज़रूर कहूँगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनरी एरिया की बात कर रहे हैं, MLAs की बात कर रहे हैं, इस स्तर पे बात कर रहे हैं, तो कम से कम मैं ये कहूँगा अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी विधानसभा के अंदर इस बात की आवाज़ आप उठाइए। भू कानून की जो बात कर रही है, जनजाति के तौर पे हमें जो विशेषाधिकार मिले हैं, कम से कम उसमें छेड़छाड़ तो ना होने दीजिए। मैं ये इतना ज़रूर उनको कहना चाहूँगा कि आप विधानसभा के अंदर चुने गए हैं, यहाँ की तमाम सारी चीज़ों को लेकर आप प्रश्न उठा सकते हैं, ताकि अवैध रूप से कुछ भी काम, जो अभी MDDA का प्रकरण कुछ चल रहा था, नवक्रांति स्वराज मोर्चा ने उसमें काम भी किया था MDDA को जो, तो तमाम सारी चीज़ें हैं, जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे हम लोग इसके लिए, जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो वो तबका तब तक वो नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। तो जनप्रतिनिधि अवेयर लोग इसलिए होते हैं कि वो पहले उस बात को आगे पहुंचाए और तब लोग उसको जागरूक होकर उसको बड़ा एजेंडा बनाए। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो समझने की है। भू कानून की बात करी आपने, और यहाँ पे जो है एक बड़ा विषय है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, बड़ा होने वाला। आपने कहा कि चिंगारी भरे है अभी, ये जंगल जलना बाकी है। तो जब चिंगारी है तो इसको इसी टाइम पे बुझाया जाए। इसको बुझाने में नवक्रांति अपना कितना सहयोग दे रही है? देखिए, नवक्रांति स्वराज मोर्चा अभी भी कोशिश कर रही है, वो चाहे जनप्रतिनिधियों की हम बात करें, सामाजिक तौर पे मुद्दे उठाने की बात करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि भू कानून के बारे में लोगों को हम अवेयर कर पाएँ, लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाएँ। वो इस कानून के लिए वो लोग भी आगे आए, और मैं समझूंगा जब लोग इस चीज़ के लिए जागरूक होंगे, हर कोई इसमें आवाज़ उठाएगा, तो निश्चित तौर पे ये कानून भी ज़रूर उत्तराखंड के अंदर आएगा। और बहुत सारी चीज़ें भू कानून के आने से, जो चीज़ें आज 19-20 हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे लगाम लगने का, अंकुश लगने का। क्योंकि राजावाला की मैं बात करूँगा, वहाँ पे जो है नवक्रांति ने बात करी है, उस विषय पे गंभीर जी ने बात करी है, गजेंद्र जोशी जी वगैरह, उस पे क्या हो रहा है अभी तक, कुछ कहाँ तक, क्योंकि आप लोगों ने मुद्दा उठाया है, कहाँ तक पहुँचा है वो मामला, और कितने लोग उसकी जद में आए हैं? देखिए, जब हमारे संज्ञान में, संगठन के संज्ञान में ये मामला आया था राजावाला को लेकर, तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँची थी। कुछ मैं कहूँगा भू माफिया भी कह सकते हैं उन लोगों को। उन लोगों ने जो कब्जाने का काम वहाँ किया, देखिए, वो उन्होंने कहा कि हमारे पास परमिशन है, DM SDM की परमिशन है। तो हमारा जिक्र हुआ कि भाई परमिशन है तो कहाँ है, आप दिखाइए। तो उस बात पे वो तू मैं और थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हुई हम लोगों के साथ। उसके बाद अगले ही दिन जब हम लोग DFO के पास गए, उनके संज्ञान में हम लोग लाए, तब चीफ साहब भी वहाँ आए। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ कम से कम मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं तो 10,000 प्लस पेड़ों का वहाँ पे कटान हुआ है, तो
हम समझ सकते हैं कि उसके बाद जब ये बात नीचे तौर पे ये दबाने की कोशिश कर रहे, तो एनजीटी और प्रधानमंत्री महोदय को भी संगठन द्वारा ज्ञापन दिए गए। अभी तो आज उसमें उसमें अभी उसकी क्या स्थिति है, मतलब क्या? अभी स्थिति ये है कि 2 लोग जो वहाँ पे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है और अभी उसमें चल रहा है। देखिए कानूनी तौर पे एकदम से कभी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल। तो उसमें जांच चल रही है और उसमें विभाग का क्या रुख है उसमें? देखिए विभाग का जब से संगठन ने उसमें प्रतिभाग किया है, उसमें थोड़ा सा दबाव डालने का काम किया है, विभाग थोड़ा सा शिरकत में आया है। और जिनका नाम उजागर नहीं करना चाह रहे थे, या जिन पे पहले आप 15-20 पेड़ों का कटान का चालान कटा के वो लोग छोड़ दे रहे थे, उनके ऊपर कम से कम आज मुकदमा दायर करने का उन्होंने काम किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि चलिए इस पक्ष में काम हो रहा है, अभी हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ है राजेश चौहान जी, जो प्रदेश सचिव हैं नवक्रांति स्वराज मोर्चा के, और काफ़ी विषयों पर बात हुई, काफ़ी अलग अलग विषय लेके आए, युवाओं के, क्षेत्र के, जनप्रतिनिधियों के। इसी तरीके से अगर बातचीत होती रहे चौहान जी, कहीं ना कहीं तो बात करने से बात बनेगी, नहीं तो उटपटांग बातें बनती रहेंगी और जो है हम भी तीसरा विकल्प देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे और कभी आएगा नहीं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।